वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ निधि। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ऑनलाइन घटना चक्र सोल्यूशन वाला सीरीज़ चल रहा है, उसमें आज हमारा जो पढ़ा रही हूँ इंडियन इकोनॉमी, उसमें घटना चक्र का चैप्टर 5 यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में, ये आज सेकंड पार्ट है। इसका मतलब मैं 42 क्वेश्चंस पहले इसमें से सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर आप देखेंगे कि ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें अप्रॉक्स 250 नियर अबाउट क्वेश्चंस हैं, 250 टू 16 नियर अबाउट, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ना रिपीट हैं। लाइक मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कोई इंडस्ट्री पूछी है, वही इंडस्ट्री जो है उसने 2-3 साल बाद फिर पूछ ली। तो इस तरीके से हमने उन क्वेश्चंस को अवॉइड किया है, क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट एक बार में ही समझ में आ जाएगा तो बार-बार क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आज जो है हमारा ये सेकंड पार्ट है और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर आज का अपना जो है सीरीज़ शुरू करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जॉइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे यहाँ पे बैच जॉइन करना है तो आप इस दिए हुए कॉल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, क्वेश्चंस बायलिंगुअल रहने वाले हैं और मेरी एक्सप्लेनेशन भी बायलिंगुअल ही रहने वाली है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो जैसे अब हाँ, एक एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं अबाउट इंडस्ट्रीज़, वो बहुत ही फैक्चुअल होते हैं। इट्स लाइक कि आपको फैक्ट डेटा वगैरह जो है याद रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टील प्लांट्स कौन से हैं, उनका प्लेसेस कौन सा है, इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये कॉन्सेप्ट वाला चीज़ नहीं है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि द इंडस्ट्री फॉर विच नेपानगर इज़ नोन एज़। अब नेपानगर जो है बेसिकली ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा हुआ है। ये यूपी पीसीएस में भी पूछा है और एमपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है। अगर नेपानगर की बात की जाए तो नेपानगर बेसिकली एक प्लेस है, कहाँ पे? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश का एक जगह है। और ये जो नेपानगर है, ये न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़ जो प्रिंट होते हैं उसका जो पेपर आता है उसके लिए फेमस है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये जो नेपानगर है वो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, यानी जिस पेपर से अखबार बनता है उस पेपर के लिए जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब आप देखो, इसमें कुछ और बताने जैसा है नहीं कि ये सीमेंट, हैंडलूम, फर्टिलाइजर, ये सब आप सबको पता है कि ये इंडस्ट्रीज हैं हमारे। और इन इंडस्ट्रीज की वजह से कुछ प्लेसेस बहुत फेमस हैं और आपको वो जो फेमस प्लेसेस हैं वो याद रखने ही पड़ेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पहले पूछा है, बट क्या पता वन लाइनर में फिर से कभी पूछ लिया जाए, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन से प्लेसेस जो हैं पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाने जाते हैं। पहला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पेपर मैन्युफैक्चरिंग को लेके था। अगेन फिर से एक क्वेश्चन है जो कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग को लेके है। यहाँ पे कह रहे हैं कागज निर्माण, यानी यमुनानगर हो गया, शाहाबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया, बल्लारपुर हो गया। ठीक है, इनमें से कौन से प्लेस? अब देखो, इनमें से ना सिर्फ ये वाला एरिया आप हटा दो तो बाकी के तीनों जो हैं, बाकी के जो तीनों हैं वो किससे हैं? पेपर मैन्युफैक्चरिंग में जो है नंबर 1 है। लाइक यहाँ पे पेपर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो ये जो शाहाबाद एरिया है ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है कि शाहाबाद को दे दिया जाए और बोला जाए कि यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री सेटअप की गई है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो शाहाबाद है नेक्स्ट टाइम कि ये यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है। तो देखो, शाहाबाद जो कि यूपी में आता है, हरदोई प्लेस में। तो जनरली ये वाला एरिया जो है वो कारपेट वीविंग के लिए जाना जाता है, यानी कारपेट यानी कि कालीन। ठीक है, इन चीज़ों के लिए फेमस है और लाइमस्टोन वगैरह के लिए फेमस है। बाकी ये जो है ये पेपर इंडस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ओएनजीसी की बात कर रहा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ओएनजीसी कब सेटअप किया गया? ओएनजीसी के सेटअप की बात करें, ओएनजीसी की पूछ रहा है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी कि ओएनजीसी कब सेटअप किया गया। ओएनजीसी जो है 1959 में सेटअप किया गया था। बेसिकली ऑयल और नेचुरल गैस से रिलेटेड जो भी इसमें रेगुलेशन है, ये एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी है और ये ऑयल और नेचुरल गैस दोनों के रेगुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखेंगे कब बना? 1959 में, नेचुरल गैस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स।
public sector undertakings in India, consider the following statements. First, Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited is largest non-oil importer of the country. Project and Equipment Corporation of India Limited is under the Ministry of Industry. Okay, one of the objective of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited is to enforce quality control and compulsory प्री-शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में। अब ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पीएसयूज। पीएसयूज के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो शेयर होता है मोर देन 51% होता है। यानी ऐसे कोई भी एंटरप्राइजेस, ऐसे कोई भी कंपनीज जहां पे गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा है, तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के नाम से जानी जाती हैं। इज इट क्लियर? अब अपने स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो जो एमएमटीसी है, यानी मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, एमएमटीसी जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट या फिर सेकेंड लार्जेस्ट ओवरऑल, और फर्स्ट लार्जेस्ट मैं अगर कहूं तो ऑयल, सॉरी नॉन ऑयल, ठीक है, नॉन ऑयल। अब इसका मतलब समझाती हूँ। अगर आप ओवरऑल इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बात करोगे ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करोगे तो ये जो है एमएमटीसी, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट। बट जैसे ही आप नॉन ऑयल इंपोर्टर की बात करोगे तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट जो है बॉडी हो जाती है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? मैंने इससे पहले जब इसका पहला चैप्टर फर्स्ट पार्ट कराया था तो उसमें पीएनजीआरबी के बारे में बताया था, ठीक है। ये हमारा नंबर 1 है जो कि इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों में रेगुलेशन के मामले में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड की बात करूं, प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उद्योग मंत्रालय के अंदर। कहने का मतलब ये जो प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। सही बात है, उसी के अंदर आता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बात हो रही है तो ऑफकोर्स वो चीज़ इंडस्ट्रीज के मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर ही आएगी। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड की बात कर रहा है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपोर्ट, ये जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है ना, ये प्रीवियसली इसको हम जो बेसिकली एमएमटीसी को पहले ईसीजीसी के नाम से जानते थे। तो इसका काम जैसे बेसिकली क्या है, इसका काम है जैसे मैंने बताया रेगुलेट करने का, ठीक है, इसका काम क्या है? रेगुलेट करना। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वालिटी कंट्रोल। और दूसरा कंपल्सरी प्री शिपमेंट। क्या किसी रेगुलेटरी बॉडीज के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है? ये मतलब कंपनसेशन डाल सकते हैं क्या आपके, वो क्या करे? क्वालिटी चेक भी करे। मतलब एक तो ऑलरेडी रेगुलेटरी बॉडी है, उसको सारी चीज़ें देखनी है, अब फिर हम उसमें एक क्लॉज और डाल दें कि अब आप क्या करो, क्वालिटी चेक भी करो। जैसे फॉर एग्जांपल कि नेचुरल गैस या फिर ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है तो उसकी क्वालिटी चेक भी इनको करनी है। तो ये सब काम इनके नहीं है, क्वालिटी चेक करना या कंपलसरी प्री शिपमेंट करना, तो ये जो है इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन का है। इज इट क्लियर? सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एमएमटीसी के बारे में फिर से बात कर रहा है। एमएमटीसी लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब आप पीछे वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने कहा था लार्जेस्ट है नॉन ऑयल इंपोर्टर के बारे में, बट अगर जब ओवरऑल बात करेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज बीन सेट अप बाय एमएमटीसी जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। देखो अब ये फैक्ट है, ये फैक्ट में कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड है ये सेटअप किया गया था एमएमटीसी के थ्रू, ठीक है। एमएमटीसी जो है ओडिशा गवर्नमेंट और एमएमटीसी ने मिलके क्या किया था, इसका सेटअप किया था। इन दोनों ने नीलांचल इस्पात निगम, इस्पात मतलब ये स्टील से रिलेटेड है, ठीक है। इस वाले जो अंडरटेकिंग है, यानी कि ये जो एंटरप्राइजेज है, इसका इन्होंने सेटअप किया था।
So statement C will be your answer. Next, with reference to functions of public sector in India, which of the following statement is are correct? अब मैंने आपको पब्लिक सेक्टर बता दिया कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है, कि जहाँ पे गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% से ज़्यादा हो। सिंपल डेफिनेशन इतनी है पब्लिक सेक्टर की। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर है, या मुझे डिसइन्वेस्टमेंट करना है, या मुझे जो है प्राइवेटाइजेशन करना है, अगर इस तरीके से कुछ चीज़ आती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो परसेंटेज है वो कम होता हुआ जाता है। 51% से ज़्यादा है, दैट मीन्स वो अभी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आता है। इज इट क्लियर? सो पब्लिक सेक्टर जो हमारे इंडिया में है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? ओके, देखते हैं। पहला, टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी रिसोर्सेज, ओके, टू बिल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल, ओके, टू इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल एंड सेक्टोरल ग्रोथ, टू परस्यू इगैलिटेरियन गोल्स। टू परस्यू इगैलिटेरियन गोल्स यानी कि जन उपयोगिता वाले संसाधन उपलब्ध कराना, यानी आप ऐसे गुड्स और ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जिससे क्या हो रहा है, पब्लिक का फायदा हो रहा है, पब्लिक के बेनिफिट हो रहा है, पब्लिक को आप बेनिफिट दे रहे हो। बेसिकली आप पब्लिक को सिर्फ, आप प्रॉफिट मोटिव नहीं हो रहे, ठीक है। इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो आप क्या नहीं हो, प्रॉफिट मोटिव नहीं हो। आप जितना प्रॉफिट मोटिव नहीं होगे उतना ही आप पब्लिक के लिए काम करोगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का एम ही यही है। हमें क्या करना है, हमें पब्लिक के लिए, हमें लोगों के लिए काम करना है, लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करना है, उनके अच्छे के लिए काम करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। टू बिल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल यानी कि सामाजिक और आर्थिक आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। इसका मतलब होता है कि बेसिक बेसिक एमिनिटीज उनको प्रोवाइड करवाना है। ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये एक तरीके से क्या है, पब्लिक सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फीस बहुत मिनिमम होती है, ठीक है, आपका बर्डन बहुत कम रहता है। इनका एम क्या है कि लोग पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये क्या है, बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल सेटअप करना चाह रहे हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट, टू इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल एंड सेक्टोरल ग्रोथ। अभी भी अगर आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे आरआरबीज डेवलप की जाती हैं, यानी कि रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक बनाई जाती हैं। इन बैंक्स का ना मेन मोटिव ही यही होता है कि हमें क्या करना है, गांव में मूलभूत सुविधाएं पहुंचानी है, मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है गांव में उसको फुलफिल करना है, ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण परिवेश में, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो काम है, जो रीजनल और जो सेक्टोरल ग्रोथ है, जो डिसबैलेंस हो रखा है, कि आप देखो अर्बन एरियाज में कैसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, ठीक है, आपको ग्रोसरी शॉपिंग के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, मॉल्स बने हुए, तो वैसे ही बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, सेक्टोरल जो इनइक्वलिटी है उसको ख़त्म करना, वो भी इनका मेन एम है। टू परसीव इगेलिटेरियन गोल्स, दैट मीन्स समता मूलक लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी यूनिटरी नहीं है, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनली सोच रहे हैं, यानी हम सारे सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, सबको इक्वालिटी देने की बात कर रहे हैं। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ये फिर से वही हमसे पूछ रहा है, 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं, यहाँ पे कह रहा है कितने जो एक्टिविटीज हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं बाय द पीएनजीआरबी। पीएनजीआरबी के बारे में अगर आप मेरी इससे पहले वाली क्लास जाके देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने लिया था कि पीएनजीआरबी क्या होता है। ये 2006 में बनाया गया था, याद रखेंगे, 2006 में बनाया गया था, और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बेस्ड, जनरली ऑयल का क्या इंपोर्ट होता है, तो बेसिकली इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों में एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी है। अब आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहा है। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, यहाँ पे मैंने अभी तक प्रोडक्शन बोला आपको नहीं बोला, मैंने बोला इंपोर्ट होता है। ऑयल क्या होता है, ऑयल हो गया या नेचुरल गैस हो गई, ये क्या होता है, इंपोर्ट होता है ना। हमारे पास इतने रिसोर्स कहाँ हैं
कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हो या इतनी टेक्नोलॉजी हो कि हम ये खुद से जनरेट कर रहे हो, हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप इससे पहले मेरी करंट की क्लासेस जाके देखेंगे तो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके मैंने बताया हुआ है किस तरीके से इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है मंगाता है, मतलब वहां से क्रॉस करता है। तो इस हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि प्रोडक्शन वाला मैटर तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाना चाहिए। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन अगर हम खुद ही करने लग गए तो फिर तो हमें क्यों ही इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। सो ये स्टेटमेंट गलत है। रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, करेक्ट। इसका काम ही यही है, रिफाइन करना, उसको स्टोर करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे एलएनजी, एलएनजी के बारे में अगर मैं बताऊं थोड़ा सा कि एलएनजी जो है कंप्रेस्ड की जाती है पहले, फिर वो शिप कंटेनर्स के थ्रू लाई जाती है, क्रायोजेनिक शिप होते हैं उनके थ्रू लाई जाती है, फिर यहाँ जो उसका डेस्टिनेशन है, पोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पे ले जाके उसको लिक्विफाई किया जाता है, तब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सही है। क्लियर है? आगे चले, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जब ये रिफाइन करेगी, स्टोरेज देखेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, तो मार्केटिंग और सेल तो अपने आप ही करेगी ना। बिना इसके ये सेल कर पाएगी? बिना इसके ये जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। अब कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। जब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कैसे करेगा? नहीं करेगा ना, ये इसका काम नहीं है। इसका काम है रेगुलेट करना, यानी कि एक तरीके से ऑब्जर्वर की तरह चीजों को देखना, निरीक्षण करना। ठीक है, तो अगर इसके बेसिस पे जाऊं तो मेरे सिर्फ 2 ऑप्शन करेक्ट है। और 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था आईएएस यानी कि यूपीएससी में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे जनरली क्या होता है, मैं ऐसे किसी और का नहीं बोल रही, बट मैंने जो देखा है कि लोग क्या करते हैं, बस ऑप्शंस बता देते हैं, ठीक है ये वाला करेक्ट हो गया, बट इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है, ये जानना हमारा मेन मोटिव है और मैं वही समझाने की कोशिश आपको कर रही हूँ। अब BIFR इज रिलेटेड टू, ठीक है, BIFR की जब बात करते हैं यानी कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये होता है कि ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है। यानी कोई भी चीज़ कर रहा होगा तो अगर आप इसके शब्दों को देखोगे, एक तो फाइनेंशियल, एक तो इंडस्ट्रियल और एक होता है फाइनेंशियल और एक रिकंस्ट्रक्शन। पहले ही ऑप्शन में आपको मिल जा रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ सिक यूनिट्स। सिक यूनिट्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। इसका मेन मोटिव जो होता है ना, इसका मेन मोटिव होता है कि ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं जो बेसिकली अब प्रॉफिट मोटिव नहीं रही, बेसिकली जिनसे अब प्रॉफिट नहीं आ रहा है या जो चल नहीं पा रही हैं, ठीक है, प्रॉफिट नहीं आ रहा या फिर मार्केट में जो है इनके ऊपर मान के चलो लोन बहुत हो गया है या इनके ऊपर बेसिकली इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अच्छी नहीं है, तो ऐसी कंपनीज को, ऐसी यूनिट्स को ये क्या करता है, ये उनको वापस से रिवाइव करने में हेल्प करता है। रिवाइव करने का मतलब क्या है? रिवाइव करने का मतलब होता है कि उनको वापस से जिंदा करने की कोशिश करता है एक तरीके से, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। ये उनको अलग तरीके से वापस से उनको नए तरीके से फॉर्मेट करता है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, बाकी सब चीज़ें इसके ऑप्शंस में नहीं आते। आगे चलते हैं। विद व्हाट पर्पस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा फूड पार्क्स। देखो, मेगा फूड पार्क्स की अगर बात की जाए तो ये 2021 का कॉन्सेप्ट है, मेगा फूड पार्क्स। ठीक है, 2021 में बनाए गए थे, अप्रैल 2021 में। ठीक है, अब ये होता क्या है इसमें, देखो जनरली हम सबको एक चीज पता है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर को अगर मुझे मार्केट तक लेके जाना है तो एज अ फार्मर अगर आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, यानी कि रुकावटें होती हैं। अब ये जो रुकावटें होती हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है कि बड़े बड़े किसान तो सरवाइव कर जाते हैं, जो छोटा किसान है, जो मार्जिनल फार्मर है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम होता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो यहाँ पे सरकार क्या करती है, मेगा फूड पार्क बनाती है, यानी क्लस्टर्स सेट करती है। एक तरीके से पार्क होते हैं ये, यानी क्लस्टर्स होते हैं, ये सेटअप करती है। ये सेटअप करने के बाद
किसानों को, यानी जो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसका जो प्रोड्यूस है, उसको ले जाके मार्केट तक पहुंचाने में हेल्प करती है। ठीक है, क्या करती है? हेल्प करती है। ये है सिंपल मेगा फूड पार्क का मतलब। इसका काम होता है कि टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जैसे मैंने बोला, क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, उनको टेक्नोलॉजी देती है कि आप क्या करो, आप मतलब आप एक तरीके से, हाँ, टेक्नोलॉजी देती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको जा जाके टेक्नोलॉजी बांट रही है। मेरे कहने का मतलब है कि उनको ये समझाने का काम करती है कि अगर आप इस तरीके से अपने प्रोडक्शन को इस तरीके से उगाओगे या इस तरीके से ग्रो करोगे तो आपकी वैल्यूएशन इतनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होती है इनका। तो पहला हो गया कि टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, यानी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं उनको अच्छे से एक तरीके से गुड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना। टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ पेरिशेबल आइटम्स एंड रिड्यूस वेस्टेज। अगर मान लीजिए कि कोई पेरिशेबल आइटम उगता है, फॉर एग्जाम्पल कि टमाटर टमाटर की ग्रोथ की गई, मतलब कोई किसान था, उसने टमाटर ग्रो किए। अब टाइमली वो इनको जो है बेच नहीं पाया। अब देखा जाए तो उसका टमाटर सड़ जाएगा। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने बोला कि एक काम करो, हम एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे किसान आएगा, अपना माल बेचेगा, और एक तरफ ये जो फूड इंडस्ट्रीज हैं वो उसको परचेज कर लेंगे। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, टाइम बच रहा है, हैंड टू हैंड पैसा मिल रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फार्मर्स की भी ग्रोथ हो रही है, जो हमारा एम है सरकार का डबल इनकम वाला, वो भी हो रहा है। और इधर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी इन हैंड चीज़ें मिल जा रही हैं, उनको भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा। तो एक तरीके से उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो गई, दूसरा प्रोसेसिंग जो है ईजी हो पाए और वेस्टेज कम से कम हो, उसके लिए भी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट कह रहा है टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये कहना चाह रहा है कि उद्यमियों को उभरती और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य प्रसंस्करण तकनीकें प्रदान करना। इज इट पॉसिबल? लॉजिकली देखें तो क्या ये पॉसिबल है कि आप टेक्नोलॉजी उठा के किसी को पकड़ा दो? नहीं पकड़ा सकते। टेक्नोलॉजी कैसे यूज की जा सकती है, आप ये बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आप क्या करो, एआई से इस तरीके से काम करवाओ कि एआई आपकी बात सुनने लग जाए। ठीक है, ऐसा कुछ मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। तो मैं आपको स्टेप बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं घटना चक्र सॉल्व करवा रही हूँ तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट सेम चीज उठा के मैं आपको दे नहीं सकती। वो आपके ऊपर है कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आप उसको कितना ग्रास्प कर पाते हो। यहाँ तक समझ आया? तो स्टेटमेंट थर्ड तो सीधे सीधे गलत हो जाता है। सो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी योर आंसर, क्योंकि आप बेसिकली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना इज अ बिग टास्क। ऑलरेडी महंगी आती हैं, अगर हम कॉस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत महंगी होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेसेस का? देखो, बिजनेस हमेशा दो चीज़ों पे चलता है। बिजनेस के दो मोटिव होते हैं। पहला हो गया इकोनॉमिक इकोनॉमिक मोटिव ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया सोशल, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे ये क्वालिटी देने की बात करते हैं। ठीक है, बेटर क्वालिटी किसकी? गुड्स की और सर्विसेज की। आई थिंक इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया। गुड्स एंड सर्विसेज की बेटर क्वालिटी देने की बात करते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्यों? रोजगार नहीं देंगे तो क्या होगा? अगर देखा जाए रोजगार नहीं देंगे तो लोगों के पास खर्चने के लिए पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो वो फिर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कैसे खरीदेंगे लोग? तो है तो ये सोशल फैक्टर, बट है कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि एक तो क्वालिटी बेटर करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, और कोई भी चीज़ ना जो है सोशल सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, ये इनके कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक क्या होता है? सबसे पहला है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, 1 रुपए का मेरा सामान है तो उसको मुझे 5 रुपए में बेच के 4 रुपए का प्रॉफिट कैसे कमाना है, दिस इज प्रॉफिट मोटिव। सेकेंड वन इज इनोवेशन। कभी भी इनोवेशन ना, याद रखिएगा, समाज के लिए नहीं होता, इनोवेशन अपने लिए होता है। जब भी अगर कभी आप बिजनेस
मैं किसी बिजनेसमैन को जानते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप इनोवेशन करने की कोशिश करोगे ताकि आपका आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़े, यानी आपके प्रोडक्शन में और पैसा आए, मतलब आपके पास और मनी आए, आपके पास कैपिटल आए। यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है। इनोवेशन तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यस, सोशल। बिजनेस कोऑर्डिनेशन, व्यावसायिक संबंध जो बनाते हैं, समन्वय जो करते हैं, ये इकोनॉमिक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिलेशन अगर आप बनाओगे प्रॉफिट मोटिव होके, यानी कि आप कहीं ना कहीं उनसे ली हुई कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ उनकी 4 बातें आप समझ पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा इकोनॉमिक फैक्टर होता है, इसमें सोशल फैक्टर कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। ओके, अब ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं, और ये पूछा है कि इन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि पहला कह रहा है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर, हम कभी मार्केट में जाते हैं तो हम कहते हैं अरे भाई ये आदमी तो इकलौता व्यापार कर रहा है इस चीज का। जैसे फॉर एग्जांपल अनियन, आप सब्जी मंडी गए, जब आप सब्जी मंडी में जाते हो और मल्टीपल चीजें अगर आपके सामने दिख रही हैं तो आपने देखा कि सिर्फ एक ही स्टॉल है जिसपे अनियन मिल रहा है, यानी प्याज मिल रहा है। और आप देखोगे कि आपने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, वही सोल ट्रेडर है, यानी कि आसपास के 400-500 किलोमीटर एरिया में मान लीजिए कहीं किसी और के पास अनियन नहीं मिल रहा, इकलौता उसी के पास मिल रहा है। इन दैट सिचुएशन ही इज अ सोल ट्रेडर। वो क्या हो जाएगा? एकल व्यापारी हो जाएगा। और उस एकल व्यापारी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी हो जाएंगी? अनलिमिटेड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, उसको सिर्फ सब्जी मंडी में ही कैटर नहीं करना, उसको इसके अलावा जो 400-500 किलोमीटर्स का मैंने पेरीफेरी बताया, 400 किलोमीटर का जो पेरीफेरी मैंने आपको समझाया जस्ट फॉर एग्जांपल, वहां पे भी उसको जो है सेल करना पड़ेगा। मतलब अब उसको अपना जो व्यापार है वो किसी एक जगह नहीं है, अब उसको मल्टी डायमेंशंस में भी जाना पड़ेगा। मान लीजिए वो आगरा में भी जा रहा है, मथुरा में भी जा रहा है, वो यहाँ हाथरस में भी जा रहा है, फरीदाबाद में जा रहा है, फिरोजाबाद में जा रहा है, मल्टीपल जगह उसको कवर करने हैं। तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े? यस। अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बढ़ गई, यानी उसकी जो असीमित दायित्व आ गए। तो सोल ट्रेडर को मिला दो इससे। अगर आपको सोल ट्रेडर भी नहीं पता तो आपको एक शब्द दिख रहा है इसमें, वो है कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? सहकारी समितियां। आपने हर बार पढ़ी होती हैं, ये क्या होता है। इनके बारे में अगर बात करें तो क्या हो सकता है? लार्ज नंबर ऑफ रिस्क बियर्स। लार्ज नंबर ऑफ रिस्क बियरर्स का मतलब कोऑपरेटिव से कैसे होगा? कोऑपरेटिव बनाए इसलिए जाते हैं ताकि रिस्क फैक्टर कम हो सके, मतलब सॉरी, रिस्क फैक्टर जैसा कुछ ना हो। तो वहां पे रिस्क फैक्टर को और बियर करने का क्या मतलब है? तो पहला तो नहीं है। बेटरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, यस। जैसे फॉर एग्जांपल लिज्जत पापड़, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए जाते हैं, सहकारी समितियां बनाई जाती हैं, तो उनका मेन मोटिव ये होता है कि हम सब आएंगे, ग्रुप में मिलेंगे, 10-15 लोगों का एक ग्रुप बनेगा और एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। फिर वो उससे थोड़ा सा कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके फिर कुछ जनरेट करने की कोशिश करते हैं। फिर एक छोटा सा स्टार्टअप, या फिर मान लीजिए कि कुछ छोटा सा एमएसएमई जैसा कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कोऑपरेटिव का मेन मोटिव है कि बेटरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, यानी कि जो कमजोर वर्ग है उसका भला करना। अगर आप इसके बेसिस पे जाएंगे, सी का 2 होना चाहिए, सी का 2, सी का 2, ये खत्म, ये खत्म। ओके, मेरे पास 2 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। ओके, इसका मतलब आपको एक और ऑप्शन मिल गया, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमने एक कॉन्ट्रेक्चुअल, ओरली या रिटन में ये लिख के दिया कि हम क्या करने वाले हैं, हम इतने टाइम तक आपस में मिलके व्यापार करेंगे, इतना इतना प्रॉफिट निकालेंगे, आप फिर अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इस तरीके से हमने क्या किया, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हमने काम किया। तो पार्टनरशिप का मतलब हो गया कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, ठीक है। और ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सोल ट्रेडर मैंने बता ही दिया, वैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, तो ऑप्शन तो बी हो गया, ठीक है। बट एक बार पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात कर लेते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में सिर्फ एक कंपनी नहीं है। इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मान लीजिए कोई ए कंपनी है, उसके साथ गवर्नमेंट भी जुड़ी हुई है। और देखिए, जहाँ भी गवर्नमेंट जुड़ी हुई होती है, हम ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये कंपनी डूब भी गई तो यहाँ पे सरकार जो है सपोर्ट करेगी। दैट मीन्स बड़ी संख्या में जोखिम उठाने वाले लोग हैं, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कभी एल आई सी जो है एक गवर्नमेंट फंडेड है इंश्योरेंस कंपनी, अगर हम वहां पे पैसा डाल रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि
अगर कुछ भी हुआ सरकार इसको भरपाई कर देगी, यही सोचते हैं हम लोग। तो ये वाली बात होती है किसमें, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो कोई भी संगठन या कोई कंपनी है, उसने खर्च किया मतलब कहने का मतलब है कि उसने एक्सपेंडिचर किया, कुछ खर्चा किया, तो उससे रिलेटेड कौन सा सही है, ठीक है। नई तकनीकी हासिल करना, पूंजीगत व्यय। देखो एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क क्या होता है वो समझिए, ठीक है। कैपिटल एक तरफ है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक तो ये पहली बात याद रखना, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म बोले तो मोर देन 1 ईयर, याद रखेंगे। दूसरा ये पॉइंट होता है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नया इनोवेट किया जाता है, कुछ ना कुछ नया इनोवेट किया जाता है, इनोवेशन होता है। नेक्स्ट और क्या कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमेशा जो है कैपिटल बिल्डिंग की बात की जाती है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है कुछ, जो कि हमें फ्यूचर में ये क्या करेगा, हमें फ्यूचर में इससे प्रॉफिट होता है। मोटा मोटी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का काम होता है, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका काम होता है, पहली बात तो ये शॉर्ट टर्म होता है। क्या होता है ये, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बोले तो ये लेस देन 1 ईयर या विद इन 1 ईयर, लेस देन और विद इन 1 ईयर, मतलब ऐसे मान के चल लेते हैं 1 साल या उससे कम टाइम के लिए होता है। इसमें कुछ भी जनरेट नहीं होता, इसमें किसी भी तरीके का कुछ नया जनरेट नहीं होता। इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें आपके जो पुराने इंटरेस्ट हैं उसका पेमेंट कर रहे होते हो, डेट का पेमेंट कर रहे होते हो, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, लोन चुका रहे होते हो, इस तरीके की चीज़ें कर रहे होते हो। यानी इससे कुछ नया फॉर्म नहीं होता, रिमेंबर दिस, इससे कुछ नया नहीं फॉर्म होता, न्यू फॉर्मेशन कुछ नहीं है, इसमें कोई इनोवेशन नहीं है। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को ही कंसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मान लीजिए आप हो, आपने क्या किया कि कहीं से लोन लिया, और जो आप लोन पे पैसा चुकाओगे हर साल, जो या फिर हर महीने जैसे भी आपको इंटरेस्ट पे करना है, आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वहीं पे आपने क्या किया कि जो पैसा उठाया था लोन पे, उससे क्या किया, उससे आपने एक कार खरीद ली, फॉर एग्जांपल कोई भी मल्टीपर्पज़ व्हीकल खरीद लिया, इनोवा वगैरह कुछ खरीद लिया और उसको जो है टूरिज्म पे लगा दिया, ठीक है। आप उस अब क्या कर रहे हो, अब आप पैसेंजर उठाते हो, उनको एक डेस्टिनेशन पे छोड़ के आते हो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी इनकम जनरेट हो रही है। अब ये आपके लिए क्या है, कार आपके लिए क्या थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कार में जो पैसा खर्च किया वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो होप्स हो कि आपको थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क समझ आया होगा। तो ये कह रहा है कि नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो नई टेक्नोलॉजी लेके आए हो तो काम जल्दी होगा, काम जल्दी होगा तो और भी ज़्यादा आप अर्न कर पाओगे। तो एक तरीके से आपकी इनकम अच्छी होगी तो आपकी सेविंग अच्छी होगी, अगर सेविंग अच्छी होगी तो आप इन्वेस्टमेंट अच्छा कर पाओगे, है कि नहीं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Debt financing is considered as capital expenditure while equity financing is considered as revenue expenditure. उल्टा कर दिया है। डेट फाइनेंस करना क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। मैंने अभी आपको यहाँ समझाया कि जब भी आप डेट इंटरेस्ट पे करते हो, लोन पे बैक करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और वहीं पे जो इक्विटी फाइनेंस कर रहे हो ना आप, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो आप इक्विटी कर रहे हो ना, इक्विटी फाइनेंस, ये आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ आया आपको। तो ओनली इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें कुछ इंडस्ट्रीज दे रखे हैं और उनके सेंटर्स पूछे हैं, ठीक है। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइक पुराने वाले मतलब पीछे जो क्वेश्चन था उसकी तरह कुछ नहीं है। पर्ल फिशिंग कहाँ होती होगी, पुणे में होती होगी क्या, जस्ट इमेजिन, पुणे में होती होगी क्या। अगर आप पुणे की लोकेशन देखोगे तो मोती, मतलब ये क्या कह रहा है, मोती पकड़ना यानी कि पर्ल फिशिंग करना तो कहीं ऐसी जगह होगी जहाँ पानी होगा। और अगर आप पुणे को देखोगे तो पुणे इनक्लोज्ड है, तो पुणे में तो कहीं पे सी नहीं लगता। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, तो पहला तो नहीं है, ये तो हट गए।
इसका मतलब इसका आंसर तूतीकोरन है, और तूतीकोरन तमिलनाडु में आता है, याद रखिएगा। तो पहला मिल गया। अब बट इसकी वजह से हमें एक चीज़ और क्लियर हो गई कि बी ऑटोमोबाइल्स के लिए पुणे जाना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल्स पुणे, ठीक है, ये ओके। आगे चलते हैं। शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग यानी कि यहाँ पे शिप बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो अब सोच के देखो कि जहाज कहाँ लगते होंगे। जहाज कहीं ऐसी जगह लग रहे होंगे जहाँ पे सी होगा, ठीक है, जहाँ पे कहीं सी होगा, ऐसी जगह। और दूसरा हो गया कि ये जो पिंजौर है ना आपका, ये हरियाणा में आता है, और ये जो मोरमुगांव आता है, दैट्स मारमेगांव, ये आपका साउथ गोवा में लगता है, साउथ गोवा। तो आप सोच के देखो, जहाज निर्माण क्या पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन है, 3 या 4 में से कोई। जहाज निर्माण यानी शिप बिल्डिंग पिंजौर में, जो कि हरियाणा में लगता है, वहाँ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। इसका आंसर लगा दो ये। और इंजीनियरिंग का सामान कहाँ मिलता है? पिंजौर, ठीक है, शिप बिल्डिंग मारमेगांव एंड इंजीनियरिंग गुड्स पिंजौर में, ठीक है, समझ में आ गया? तो आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। Why is the government of India disinvesting its equity in central public sector enterprises? Let's understand disinvestment. डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक तो इन्वेस्टमेंट तो होता ही होता है, सुना है हमने। क्या कर रहे हैं आप? अपने सेविंग्स को जो है डाल दे रहे हैं ताकि और कुछ बेटर आप इनोवेट कर पाओ, ये तो हमने सुना है कि ये तो होता है इन्वेस्टमेंट। अभी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब बेसिकली विनिवेश, यानी कि एक एग्जांपल दूंगी, उससे समझ जाना। ये एक कंपनी है, ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं, एबीसी एक कंपनी है। इस कंपनी में बिफोर डिसइन्वेस्टमेंट 100% सरकार का इक्विटी था, यानी कि उसकी शेयर होल्डिंग, सरकार की, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 100% थी। सरकार ने बोला डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा या फिर फायदा नहीं हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार ने अपनी शेयर होल्डिंग कर ली 51% या उससे कम, यानी कि इन्होंने 49% शेयर जो है वो डिसॉल्व कर दिया। अब इन्होंने 49% को बेचा किसको? सिटीजन्स को, कोई भी आके खरीद लो, किसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को। देखो अभी भी मेजर शेयर होल्डर गवर्नमेंट है 51%, बट 49% डिसॉल्व कर दिया। इसको कहते हैं शेयर डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो कम कर दी है, डिसॉल्व कर दी है, और प्राइवेट सेक्टर को एम्प्लॉय जो सिटीजन्स हैं उनको मौका दिया है। ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हर बार ये सुनते हैं। फिर प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब होता है कि ये जो सरकार का, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 51% शेयर होल्डिंग है ना, अब इसको भी डिसॉल्व कर दे रही है, 49% पे आ गई है। कितने पे आ गई? 49% पे। अब जहां पहले डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार की इक्विटी ज्यादा हुआ करती थी, सरकार का शेयर ज्यादा होता था, उसको भी डिसॉल्व करके इन्होंने किस पे कर दिया? 49% पे। यानी कि अब मेजर प्लेयर कौन है? प्राइवेट या फिर जो भी कोई सिटीजन उसको होल्ड कर रहा है वो। सरकार अब यहाँ पे मेजॉरिटी में नहीं रही है। ये होता है प्राइवेटाइजेशन। या फिर 49% से कम, मतलब हो सकता है कि पूरा का पूरा बेच भी दिया हो, 1% भी हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल इक्विटी का ही इसमें रोल होता है कि कितना परसेंट इक्विटी शेयर किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के साथ। होप्स हो कि आपको डिसइन्वेस्टमेंट समझ में आ गया हो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि सरकार का इरादा विनिवेश से प्राप्त राजस्व का उपयोग मुख्य रूप से बाहरी कर्ज चुकाने के लिए करना है। हमारा अभी जितना भी कॉन्वर्सेशन मैंने आपको समझाया, जो भी बोला, क्या उसमें मैंने एक बार भी बोला कि डेट फाइनेंसिंग करना है गवर्नमेंट को? नहीं करना है। जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया लॉस में जा रही है, तो सरकार को लगता है कि लॉस में जा रही है, तो एक काम करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करते हैं, अपनी थोड़ी सी इक्विटी रखेंगे, उससे क्या हो सकता है कि बेटर अपॉर्चुनिटी हो जाए, मोर चीज़ें जो खराब हो रखी हैं वो बेटर हो जाए। इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का मेनली टू पे
एक्सटर्नल डेट ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला। और डिसइन्वेस्टमेंट का कभी भी मेन मोटिव ये नहीं होता। सरकार चाहती है कि जो लॉस में जा रही है उसको थोड़ा प्रॉफिट मोटिव बनाया जाए, यानी कि थोड़ा सा उसको फायदे में लगाया जाए और उससे जो है कैपिटल अर्न की जाए। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द CPSEC ES। मतलब सरकार ना अब उसका प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखने का इरादा नहीं है। मैंने जो भी 49%, लेस देन 49%, लेस देन 51% बोला, कहीं भी आपको ये बोला कि सरकार का इंटेंशन ऐसा नहीं है? नहीं बोला। तो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है और आंसर आपका हो जाएगा डी। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को ना ऐसे ही समझा करो। आगे चलते हैं। ये होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ समझाना पड़ता है। अब फैक्ट वालों में क्या ही समझाऊँ कि मैं, मतलब अब मैं कैसे बताऊँ कि शिप बिल्डिंग जो है पिंजौर में नहीं होती है? ऐसे ही समझा सकते हैं कि लैंड लॉक्ड है। इसके अलावा और क्या रीज़न है? हो सकता है कल को शिप बिल्डिंग वहाँ स्टार्ट कर दें। तो इट्स लाइक कि जो फैक्ट है उसको याद कर लो, डेटा है उसको याद कर लो, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। NIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। NIF के बारे में बात कर रहा है कि विद रेफरेंस टू NIF टू विच द disinvestment proceeds are routed, consider the following statement: the assets in the national investment fund are managed by यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो IAS का क्वेश्चन है, दैट मीन्स यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी में किस तरीके से मिनिस्ट्रीज गलत होते हैं वो देखोगे आप। अभी शब्दों का खेल है बस यहाँ पे, ठीक है? नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इज टू मेंटेन विद इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके। Certain asset management companies are appointed as the fund manager. Okay. A certain proportion of annual income is used for financing select social sector. ओवरऑल मैं समझा देती हूँ कि ये नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड ये 2005 में सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 2005 में सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा इसको सेटअप किया जाता है। अब इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव ये था कि सरकार चाहती थी कि, जैसे आपको पता होगा, सरकार अलग अलग मीडियम से हम लोगों से पैसा लेती है। ठीक है, किसान किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, इस पे तो खैर हमें पैसा मिलता है। एक दो ऐसे सर्विस याद क्यों नहीं आ रहे। तो सरकार क्या करती है, भारत सरकार जो है लोगों से पैसा लेती है। ठीक है, अब ये काम जो है ये मॉनेटरी फंक्शंस RBI के थ्रू करवाती है, वो एक अलग टॉपिक है बैंकिंग का, उसे बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया 2005 में। इनका मोटिव था कि जो प्रॉफिट आ रहा है ना, जो प्रॉफिट आएगा उसका यूटिलाइजेशन हम सोशल सेक्टर सर्विसेज में कर देंगे, सोशल सेक्टर के लिए कर देंगे। यानी कि जैसे कि अभी हमने इससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा, तो सरकार का मानना था कि क्या करते हैं हम, जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, डिसइन्वेस्टमेंट जो करते हैं CPSE का, इनके डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है ना, जो मनी हमें आता है, जो कैपिटल हमें आता है, उसे एक ऐसी जगह डालें जहाँ पे वो इकट्ठा होता रहे और उससे हमें कुछ जो है लोन नहीं, उससे हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे और उस इंटरेस्ट का कुछ पार्ट हम सोशल सेक्टर स्कीम्स में लगा दें। ऐसा इनका मोटिव था। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जैसे हम लोग भी अगर कुछ बेचते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये पैसा जो है इसका FD करा दें या इससे कुछ ऐसा खरीद लें जो आगे हमें पैसा जनरेट करता रहे, लाइक हमें इंटरेस्ट आता रहे, हम यही सोचते हैं। तो वैसे ही सरकार की तरफ से ऐसे मान के चलिए कि ये एक तरीके से ऐसा एक सोर्स बनाया गया, ठीक है, 2005 में। अब इसको जो मैनेज किया जाता है वो किया जाता है SBI का जो म्यूचुअल फंड्स है, UTI म्यूचुअल फंड्स, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस फंड को मैनेज करते हैं। फर्स्ट लाइन पढ़िए, मैनेजमेंट। मैनेज नहीं किया जाता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करता है, मैनेज नहीं किया जाता। मैनेज किया जाता है SBI म्यूचुअल फंड्स, UTI म्यूचुअल फंड्स, इन सारी चीज़ों के थ्रू इसको जो है मैनेज किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इज टू मेंटेन्ड विद इन कंसोलिडेटेड फंड। अगर ये फंड कंसोलिडेटेड फंड के अंदर चला गया
तो इसको रिलीज करने के लिए, इसको निकालने के लिए ना पार्लियामेंट का जो है कंसेंसस चाहिए होगा। यानी कि जब आप पॉलिटी में पढ़े होंगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब भी कोई पैसा निकालना होता है तो बेसिकली पार्लियामेंट का जो है उसमें सहमति चाहिए होती है। ये आपने पढ़ा होगा। तो क्या इतना आसान होगा? इसके लिए आपको बिल लाना पड़ेगा, बजट जैसे प्रोसीड होता है वैसे काम करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है क्या इसमें? तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। नहीं ना, ये तो ऐसा फंड है जिसे कभी भी आप यूटिलाइज कर सको, ऐसा ही तो फंड बनाया जा रहा है। तो ये गलत हो गया। अब सर्टेन एसेट मैनेजमेंट जो है कंपनीज जैसे एसबीआई हो गया, यूटीआई, वो फंड मैनेजर्स है, करेक्ट है। सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल इनकम, जो इससे पैसा आता है उसका 75% जाता है, 75% जाता है सोशल सेक्टर में। ठीक है, 75% कहाँ जाएगा? सोशल सेक्टर में जाएगा। और बचा हुआ 25% जो है नेक्स्ट इसको ये जो गवर्नमेंट है इसको कोई ना कोई कैपिटल बिल्डिंग में डाल देती है। ठीक है, ऐसा कुछ कैपिटल खर्चा करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, जिससे कि आगे और पैसे से पैसा जनरेट हो सके। इज इट क्लियर? तो ये था आपका ये वाला टॉपिक। आगे चलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोसीड्स आर बीइंग यूज्ड अकॉर्डिंग टू स्टेट पॉलिसी। देखो, अभी मैंने जितना भी पढ़ाया अगर आप पीछे वाला पढ़ेंगे तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, यानी कि जो ये डिसइन्वेस्टमेंट है, विनिवेश जो है भारत में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का एक अहम हिस्सा है। जब हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स आपको पता होगा, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में आए थे, या फिर मैं इसको एनईपी कहते हैं 1991। अगर इनके बेसिस पे जाएं तो एल फॉर लिबरलाइजेशन, यानी कि एल फॉर लिबरलाइजेशन, लिबरल हो जाना, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देना। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का ही एक पार्ट है। सो पहला करेक्ट है। प्रोसीड्स जो होते हैं, जो इनसे मिलने वाली रकम होती है, वो इस्तेमाल करती है मतलब जो भी स्टेट पॉलिसी होगी उसके हिसाब से तय किया जाता है, ये भी करेक्ट है। अब आप जब ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना तो वाई लगाया करो। जब आप वाई लगा के क्वेश्चन देखोगे ना, कारण जानने की कोशिश करोगे, अगर आपको सही सही आंसर मिल गया तो करेक्ट है, नहीं मिला तो गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल, डिसइन्वेस्टमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया बिकॉज द प्रोसीड्स आर बीइंग यूज्ड अकॉर्डिंग टू स्टेट पॉलिसी। क्या ये वाली लाइन इसका आंसर दे पा रही है आपको? नहीं दे पा रही ना। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, बट रीजन जो है वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। क्लियर है? हमेशा जब इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो उनमें वाई लगा के देखो, अगर आपको रीजन मिल गया तो वेल एंड गुड। अब देखो ये क्वेश्चन ना 2 बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया गया था जर्मनी के कोलैबोरेशन के थ्रू, और ये पहली बार किया गया था इस तरीके से चीजें। और आप याद रखिएगा कि इसमें जर्मनी का ही कोलैबोरेशन था। ओके, आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब कुछ स्टील प्लांट्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, ये कहाँ पर है ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि इससे आगे वाला क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर है। ये स्टील प्लांट्स हैं, राउरकेला वाला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया और बोकारो हो गया। अब इसमें से कह रहा है कि कौन सी कंपनी के माध्यम से नहीं लगाया, यानी कोलैबोरेटिंग कंपनी कौन सी नहीं है। जैसे राउरकेला के लिए मैंने ऊपर ही बताया कि जर्मनी है, तो ये तो सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। भिलाई, भिलाई के लिए कह रहा है कि ओल्ड यूएसएसआर, मतलब जो यूएसएसआर था पहले, अभी तो सोवियत यूनियन जो है रशिया सीधे इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, बट इससे पहले जब यूएसएसआर था तब हमने भिलाई का सेटअप किया था। इसके अलावा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, यूके यूनाइटेड किंगडम के थ्रू हमने सेटअप किया था। बट ये जो बोकारो है ना, ये यूएसए का नहीं है, ये भी यूएसएसआर का है, यूएसएसआर का है। याद रखेंगे कि बोकारो जो है वो यूएसएसआर का है और ये यूएसए का नहीं है। आगे चलें। अब जैसे मैंने कहा कि अभी हमने पीछे स्टील प्लांट्स पढ़े थे, तो इनके प्लेसेस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे भिलाई की बात कर रहा है, बोकारो की बात कर रहा है, दुर्गापुर की बात कर रहा है, राउरकेला की बात कर रहा है। अब देखो, अब जैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझे इन चारों में से कोई एक पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक से आंसर सॉल्व हो जाता है। बट अभी जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अभी पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसमें कम से कम 2 से 3 पता होने चाहिए आपको। बट फिर भी ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि दुर्गापुर ना वेस्ट बंगाल में है, मुझे पता है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। अब मैं इसके बेसिस पे सी का 4 मुझे एक ही ऑप्शन में और मेरा आंसर मिल गया। पहले ऐसा होता था कि ये 2001 का क्वेश्चन है, पहले ऐसा होता था कि मिल जाता था, बट अभी आपको 2 से 3 याद रखने पड़ेंगे, कम से कम 2 तो आप याद रखो। इसका मतलब जो भिलाई है वो कहाँ पे आता है?
भिलाई आता है छत्तीसगढ़ में। अगर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे, भिलाई को लेके क्वेश्चन पूछा गया था और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन था। तो भिलाई कहाँ आ जाता है? छत्तीसगढ़ में। बोकारो आपको पता होगा झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है। और ये चारों के चारों स्टील प्लांट्स हैं। ये क्या है? स्टील प्लांट्स, सॉरी, ये चारों क्या है? अरे स्टील प्लांट्स हैं, याद रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एल्यूमिनियम प्लांट दे रखे हैं और उनके स्टेट दे रखे हैं कि कौन सा एल्यूमिनियम प्लांट किस स्टेट में नहीं आता। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि आपको स्टेट्स याद रखने पड़ेंगे। अगर आप स्टेट्स याद रख लेते हो तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अलुपुरम, अलवाय भी बोलते हैं इसको, केरला में कह रहा है। बेलगावी कर्नाटका में कह रहा है। मूरी छत्तीसगढ़ में कह रहा है। और हीराकुंड कह रहा है उड़ीसा में। अभी ये चारों में देखोगे, ये जो अलुपुरम है आपका, ये केरला में ही है। जब भी ऐसे इस तरीके के नाम आए अलुपुरम और ये सब जनरली केरला में होते हैं। बेलगावी जो है आपका वो कर्नाटका में है। और जो मुरी है ना, वो आपका झारखंड में है। मुरी झारखंड में। ये 2024 में पूछा है, रिसेंट अभी पूछा गया है। और हीराकुंड उड़ीसा में दे रखा है। अब देखो, हो सकता है कि अब मुरी को इस बार गलत कर दिया, आई मीन 2024 में कर दिया, हो सकता है कि अगली बार अलुपुरम को तमिलनाडु में दे दे, क्योंकि तमिलनाडु और केरला वाले नाम बड़े सिमिलर लगते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। हो सकता है कि आपको पूछ ले हीराकुंड किस लिए फेमस है, या मुरी किस लिए फेमस है, बेलगावी में क्या है, इनके इंडस्ट्रीज पूछ सकता है, या यहाँ पे ये अगर किसी डैम के लिए फेमस है, यहाँ पे कुछ क्या है, इस तरीके की चीजें पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट की बात कर रहा है और कंपनी कह रहा है कि कौन सी कंपनी इसमें सही है। ठीक है, सॉरी, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ये शब्द आपको हमेशा मार्क करने चाहिए कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। अब जैसे कह रहा है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एट जयपुर, और ये सेल के थ्रू लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है पावर प्लांट एट जामनगर गुजरात में, एसआर के थ्रू लगा हुआ है, एसआर पावर्स। और नवीनगर पावर प्लांट बिहार में है, इंडियन रेलवे के थ्रू लगा है। कयमकुलम पावर प्लांट केरला में है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के थ्रू लगा हुआ है। अब देखो ये जो पहला वाला है ना, इसमें ये नीलांचल इस्पात उद्योग है। नीलांचल, हमने नीलांचल इससे पहले पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा। नीलांचल पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। नीलांचल, नीलांचल इस्पात उद्योग, ये इसके अंदर काम करता है। ठीक है, ना कि सेल के अंदर। सेल के अंदर नहीं आता, नीलांचल इस्पात उद्योग के अंदर ये आता है। ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो ये जाजपुर है, सॉरी, ये जाजपुर में जो स्टील पावर प्लांट है वो नीलांचल इस्पात उद्योग, पावर प्लांट जामनगर वाला एसआर पावर, और नवीनगर पावर प्लांट इंडियन रेलवे। तो ये एनटीपीसी के उसमें लगा हुआ है, जॉइंट वेंचर है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, एनटीपीसी। कायकुलम वाला ये केरला में है। आगे चलते हैं। अब ये क्या है, मेजर सेंटर्स दे दिए और वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री मिलती है। जैसे मैं बोल रही हूँ हर बार, ये ना कुछ आप ऐसा करो, इसको याद करना है। अगर आपको ट्रिक्स बना लो, कुछ भी कर लो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, ये पूछा ही जाता है। अब जैसे कि सबसे पहले आंवला, आंवला जो है मेरे को पता है कि आंवला फर्टिलाइजर के लिए फेमस है। ठीक है, आंवला फर्टिलाइजर के लिए फेमस है। ठीक है, तो इससे कुछ सॉल्व होगा क्या? हाँ, वैसे तो सॉल्व हो गया, आंसर मिल गया मुझे, बट फिर भी ठीक है। मोदी नगर की बात करते हैं। मोदी नगर रबर के लिए। मोदी नगर, जैसे मैं कैसे याद करती हूँ, मेरे को आंवला क्यों पता है, क्योंकि आंवला मैंने जैसे आंवले का एक पौधा होता है, मतलब आंवला जो विटामिन सी का सोर्स है, उससे मैंने ऐसे याद किया कि फर्टिलाइजर्स मिलते हैं। वो क्या निकालता है? फर्टिलाइजर्स निकालता है, उसकी वजह से विटामिन सी अच्छा हो जाता है। कुछ ऐसा ट्रिक बनाया था मैंने। तो आंवला जो है फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, मोदी नगर जो है रबर से रिलेटेड है। बाराबांकी की अगर आप बात करोगे तो बाराबांकी ना पॉलीफाइबर्स के लिए फेमस है। और कानपुर में आपको जो है एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं, सॉरी, कानपुर में आपको क्या मिलते हैं? एक्सप्लोजिव्स, यानी कि विस्फोटक के लिए फेमस है। याद रखेंगे, आगे चलते हैं। और ये यूपी के हैं, ये सारे यूपी में हैं। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि आप एटलीस्ट यूपी के तो याद कर लीजिए, यानी कि आप कोशिश करिए यूपी और उसके जो इंडस्ट्रीज हैं, यूपी और उसके इंडस्ट्रीज आप याद रखिए। ठीक है, यानी कि यूपी में कौन से प्लेस पे कौन सी इंडस्ट्रीज है। जैसे आंवला, आंवला फर्टिलाइजर के लिए हो गया, मोदी नगर रबर के लिए हो गया। ठीक है, कानपुर जो है वो जो है अपने क्या होते हैं, ये एक्सप्लोजिव्स के लिए हो गया। इस तरीके से आप याद रखिएगा, तो ये
ईज़ी हो जाएगा, एटलीस्ट यूपी के याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ जो है प्लेस दे रखे हैं और उसके बाद पूछा है कि ये किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। मुझे भले कुछ नहीं पता हो, यानी आपको भी अगर कुछ नहीं पता हो तो आपको पता होगा आनंद, आनंद डेयरी, यानी कि आनंद मिल्क के लिए फ़ेमस है। अगर मिल्क के लिए जाएँगे तो सेकंड, थर्ड जो है सी इसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखो हमेशा ना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आपको सब आता हो। कभी-कभी एग्ज़ाम सब कुछ पता होने से भी नहीं निकलता। आप हमेशा गलत कराते हो जब आपको एक्सेसिव नॉलेज होती है, क्योंकि आप प्रेशर में होते हो। बट कभी-कभी अगर आपको 1-2 चीज़ें पता है ना, जैसे मैं जनरली एग्ज़ाम में कहाँ फँसती हूँ 50-50 में, तो उस 50-50 से बाहर निकलने के लिए आपको 2 से 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट पता होने चाहिए जिससे कि आप बाहर निकल सको। अब ये वाले में क्या है, ये वाला पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें किसी एक ऑप्शन भी पता होने से आपका निकल जाता। बट अभी फिर से मैं वही कह रही हूँ, कम से कम 2 ऑप्शन आप याद रखो। आनंद मिल्क के लिए है तो ऑप्शन सी मिल गया मेरे को, बट सिंगरौली अगर आप देखोगे, सिंगरौली जो है कोल के लिए फेमस है झारखंड में। कजराहट जो है वो आई थिंक कजराहट जो है वो तेल के लिए, ठीक है? कजराहट नहीं, 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 1 सेकंड। हाँ, सिंगरौली जो है कोल के लिए है, कजराहट जो है वो सीमेंट के लिए है और कोयली जो है वो ऑयल के लिए है। और जो कोयली है ये गुजरात में है, ये गुजरात में है, क्योंकि कोयली के नाम से लगता है पता नहीं तमिलनाडु में ना हो। तो एक कोयली जो है वो गुजरात से है, बाकी आनंद आपको पता है गुजरात में है। आगे चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अगर यूपी के बारे में तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है यूपी में लखनऊ में सेटअप किया हुआ है। कहाँ पे है? लखनऊ में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। त्रोनिका सिटी जो है ना वो नोएडा में नहीं है, ये है गाजियाबाद में। कहाँ पे है? गाजियाबाद में। त्रोनिका सिटी जो है वो गाजियाबाद में है, बाकी प्लास्टिक सिटी कानपुर में है और लेदर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी पार्क है वो उन्नाव में बना गया है। तो प्लीज़ अब जितने भी टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए हैं, चाहे वो प्लास्टिक सिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो लेदर से रिलेटेड हो, प्लीज़ उसको लर्न कर लीजिएगा। आगे चलते हैं ना। हाँ, यहाँ पे ना बेसिकली ये वाला क्वेश्चन 2025 में पूछा था और देखा जाए तो टफ क्वेश्चन था। टफ क्यों था? क्योंकि जनरली आपको मिनिस्ट्रीज याद नहीं होते। टफ इसीलिए था क्योंकि जनरली मिनिस्ट्रीज याद नहीं होते। और इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि आप देखोगे ना, अगर ये मैच ऑफ द फॉलोइंग बोलता ना तो ये पहली बात तो इसका आंसर डी है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री सही नहीं है। हम जो जनरली पढ़ते हैं कि यूपीएससी में इंडस्ट्रीज हमेशा गलत होते हैं, उसका ये लाइव एग्जाम्पल है। जैसे जो नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड है उसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऑटोमोटिव मतलब ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल हमेशा हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर आते हैं। द कोयर बोर्ड, जो ये कोयर बोर्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आता है। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, ट्रेड की बात कर रहा है तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए जो है इससे मैचिंग है। तो बेसिकली इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, में सारे मिनिस्ट्रीज गलत हैं। आप मैच द फॉलोइंग में देख सकते हैं कि पहला जो है ये वाला हो जाएगा दूसरे के साथ, तीसरा वाला दूसरा वाला तीसरे के साथ, ये फर्स्ट के साथ। इस तरीके से इसका मैच द फॉलोइंग होता है, ठीक है। ओके, जो नेशनल रिन्यूएबल फंड बनाया गया था एनआरएफ सेटअप किया गया था 1992 में। इसने हालांकि डेट दे रखी है फैब में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? छटनी या बीआरएस से प्रभावित कर्मचारियों को ट्रेनिंग और काउंसलिंग देना, कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाना। अब इसके बारे में बता दूं, नेशनल रिन्यूएबल फंड ये क्या था? इसमें जैसे आपने देखा होगा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर मॉडर्नाइजेशन हो गया। अब न्यू टेक्नोलॉजी क्या है? एआई, अब देखा जाए रोबोटिक्स, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी है। बट एक कंप्यूटर साइंस वाला इंसान सीएस से पढ़ा हुआ बीटेक किया हुआ बंदा जो कि इंजीनियर है, अब उसकी उतनी इंपॉर्टेंस रही नहीं। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, आप सेकंड्स में अपना काम खत्म करा सकते हो। तो इस वजह से क्या होता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से या मॉडर्नाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयज आउट ऑफ मार्केट होते चले जाते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, ठीक है, मार्केट से बाहर हो गए, नौकरी चली गई। अब उसके लिए सरकार ने 1992 में एनआरएफ बनाया, यानी कि नेशनल रिन्यूएबल फंड। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज बाहर हो गए उन एम्प्लॉयज को क्या किया जाएगा? एक तरीके से इंश्योरेंस दिया जाएगा उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए सरकार हेल्प करेगी।
ठीक है, सरकार हेल्प करेगी। अब वो सोशल डेवलपमेंट में क्या है, जैसे छटनी या वीआरएस। वीआरएस क्या होता है, खुद से आपने रिजाइन कर दिया, ठीक है, वॉलंटरी रेजिग्नेशन सिस्टम। तो इसमें क्या है, सरकार क्या करती है कि ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देती है और काउंसलिंग करती है, ताकि आप क्या करो, वो टेक्नोलॉजी सीख पाओ। जब आप टेक्नोलॉजी सीख जाओगे तो आप काम पे वापस चले जाओगे, पहला सही है। री एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स, लोगों को देखो ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग की वजह से वापस से काम पे जाएंगे, तो री एम्प्लॉयमेंट हो गया ना। तो दोनों ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हैं। आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया टू एन एक्सटेंट इज कॉन्स्टेंट बाय, कहने का मतलब है कि भारत में औद्योगिक विकास कुछ हद तक इन कारणों से सीमित है। सीमित मतलब लिमिटेड है, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स बता रहा है वो, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही। ऐसा वो कहना चाह रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। पहला कह रहा है लैक ऑफ एडिक्वेट एंटरप्रेन्योरशिप, lack of adequate entrepreneurship and leadership in business, lack of savings to invest, lack of technology skills, infrastructure, limited purchasing power among the larger masses। ठीक है, पहला ऑप्शन पे चलते हैं कि lack of adequate entrepreneurship and leadership in business। आप में से बहुत लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, बट ये जो चीज है ना एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप देखोगे कि एक पंचर जोड़ने वाला है, वो दुकान खोल लेता है, उसके अंदर कौन से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स थे, या फिर उसके अंदर कौन से लीडरशिप वाले स्किल्स हैं। बट उसके अंदर क्या है, स्किल, उसके अंदर है स्किल, उसके पास क्या है, नॉलेज। उसके पास है नॉलेज। इस नॉलेज के बेसिस पे, इस स्किल्स के बेसिस पे वो क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। और हो सकता है अभी एक पंचर शॉप खोली है, आगे चल के एक साइकिल की बड़ी शॉप खोल ले, फिर धीरे धीरे उसको चाहिए बाद में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, जब वो एक बड़े लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा, ना कि इनिशियल फेज में। तो बेसिकली फर्स्ट वन जो है ना, वो रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। इसकी वजह से बिजनेस रुक रहा है, ऐसा कह पाना बहुत ही अजीब सी बात है, ठीक है। इसकी वजह से मतलब अगर किसी के पास एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है और किसी के पास लीडरशिप नहीं है बिजनेस में, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। अरे तो पंचर शॉप खोल के बैठ रहा है, हवा भर रहा है टायर में, उसके लिए कौन सा उसको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सीखने पड़ेंगे, कौन से यूनिवर्सिटी में जाके, नहीं सीखने पड़ेंगे। ये उसके स्किल्स पे डिपेंड करता है, उसके स्किल्स जितने बेटर होंगे वो उतना काम कर पाएगा, ठीक है। अब जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे अंदर पढ़ाने का स्किल नहीं होगा तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगी क्या, मैं सॉल्व करा पाऊंगी, नहीं करा पाऊंगी। भले मेरे अंदर कितने भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हों, बट मैं उसको नहीं कर सकती। तो स्किल इंपॉर्टेंट है, उस चीज में आपका माहिर होना इंपॉर्टेंट है, उस चीज में आपके पास नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप और ये एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज बाद में आते हैं, बहुत बाद में आते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, हटा दो इसके बेसिस पे। 2, 3, 4 आपके करेक्ट ऑप्शन है। अब सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, लैक ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट। कैसे 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 कैसे? मैं 100 रुपये कमाती हूँ और मैं 100 रुपये खत्म कर देती हूँ, ये मेरा इन था, ये मेरा आउट था। मेरे पास 0 रुपीज है सेव करने के लिए। जब सेव करने के लिए पैसा नहीं है तो इन्वेस्ट कहाँ से करूंगी मैं? जब मेरे पास सेव करने के लिए पैसा नहीं है तो इन्वेस्ट कहाँ से करूंगी मैं? तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये लैग करेगा। इसके अलावा ऐसे नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? फिर कहाँ से आप जो है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा इंडिया में? तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लिमिटेड परचेजिंग पावर अमंग द लार्जर मासेस, अगर लोग लिमिटेड मतलब खरीदने के लिए ही उनके मतलब कम से कम चीज़ें खरीद रहे हैं वो, ठीक है, उनके पास उतने पैसे ही नहीं है कि वो चीज़ें खरीदें। जब डिमांड ही नहीं होगी किसी चीज़ की, इसको हम रिलेट कर सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई से। जब डिमांड नहीं होगी किसी चीज़ की तो सप्लाई भी नहीं होगी। क्लियर है? तो इसीलिए ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। Which of the following statement is are correct? The sugar industry was initially located in UP. Yes, यूपी का देवरिया करके एक प्लेस है, वहाँ पे सबसे पहले यूपी में सबसे पहले जो चीनी उद्योग है उसकी शुरुआत हुई थी। ओके, द लो यील्ड ऑफ द शुगर केन शॉर्ट
क्रशिंग सीजन, अनसेटिस्फैक्ट्री लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्रिएटेड प्रॉब्लम इन प्रोड्यूसिंग शुगर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर शुगर केन, अभी आप देखोगे यूपी में शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। एक टाइम पहले यूपी में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। अभी अगर मैं शुगर केन प्रोडक्शन की बात करूँ तो महाराष्ट्र नंबर 1 है, बट एक टाइम पे यूपी में प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था। बट अभी ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो रहा है कि सिचुएशन खराब होती जा रही है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? करेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट की बात कर रहा है कि अराउंड 87% ऑफ इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन फ्यू मेजर स्टेट्स लाइक राजस्थान। करेक्ट, सही सही बात है। राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है ना आपका, ये वाला एरिया, ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, जो इधर वाला पूरा ये वाला जो एरिया है, यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है। मेजरली यहीं पे लोकेटेड है। मेजर सीमेंट प्रोडक्शन यहीं पे होता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का इन द वर्ल्ड। देखो, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट हमारा चाइना है, ठीक है, याद रखिए चाइना है। तो पहला सही है, सेकेंड रॉन्ग है। Major cement plants in India are located far from raw material source and near to the ports to support export. क्यों गलत किया मैंने? क्योंकि भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर। सीमेंट जो है एक हैवी इंडस्ट्री के उसमें आता है। सीमेंट आप देखोगे तो हैवी होता है, ठीक है, वजन ज्यादा होता है, पानी उसमें मिला हुआ होता है, यानी गीला होता है। ऐसी सिचुएशन में उसको जो उसका रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है वहां से दूर ले जाके सेटअप करना, कहीं ना कहीं उसकी जो क्वांटिटी उसमें गिरावट आ जाएगी, ठीक है। जैसे कॉटन के लिए कहा जाता है, वैसे ही सीमेंट के लिए कहा जाता है। तो ये जो अपने जो जहाँ पे इनका सोर्स है उस सोर्स से दूर पाया जाना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल सी बात है। तो स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग है, इसका आंसर खाली फर्स्ट हो जाएगा। और ये बीपीएससी का 2025 का क्वेश्चन है। अभी बीपीएससी वाले जितने भी लोग जा रहे हैं वो याद रखिएगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम प्लांट्स की बात कर रहा है और कह रहा है कि कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। देखो, ये इसके लिए मैं आपको कहूंगी प्लीज इसको सीधे सीधे लर्न कर लीजिए कि जो बाल्को है वो कोरबा में आता है, इंडाल जो है वो हीराकुंड में आता है। ये जो मालको है ना, ये मेट्टूर में है। कहाँ पर है? मेट्टूर में, ठीक है, ये नहीं है। बाकी हिंडाल्को रेणुकूट में आता है। अब देखो, ये जो इंडाल है वो हिंडाल्को का ही सब पार्ट हो गया। ये जो इंडाल है ना, ये हिंडाल्को का ही एक सब्सिडी बन गया है। ओके, याद रखेंगे, इनको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ अलग से नहीं है। आगे चलते हैं। सेटअप की बात कर रहा है, पहली कॉटन मिल कहाँ पे लगी थी, इस तरीके से कुछ चीजें कह रहा है वो। अब ये कह रहा है कि पहला सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट कॉटन मिल 1854 नियर बॉम्बे, मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्स्ट मशीन मेड पेपर 1870 नियर कैलकाटा, सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री 1904 नियर मद्रास। कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसा वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये जो फर्स्ट कॉटन मिल है ना, ये 1818 में लगी गई थी, और वो भी फोर्ट ग्लॉस्टर, ठीक है, एक जगह है फोर्ट ग्लॉस्टर, और ये कैलकाटा यानी कोलकाता, ठीक है, उस टाइम का कोलकाता, वहां पे थी ये फेल हो जाती है। फेल हो जाने के बाद फिर वापस से सेकेंड टाइम 1854 में सेटअप की जाती है नियर बॉम्बे। तो ये फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड है, तो इसीलिए आपका पहला गलत है। बाकी ये जो मशीन मेड पेपर है ये सबसे पहले कैलकाटा में ही बनाया गया था 1870 में, ये भी सही है। और जो सेटिंग ऑफ पहली सीमेंट फैक्ट्री बनाई गई थी वो भी मद्रास में बनाई गई थी, तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनको आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेटअप करना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेटअप करने से पहले आपको नंबर, इनके जो ईयर्स हैं वो पता होने चाहिए, कौन किस ईयर में बना। अब जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट जूट डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री बाय इंडियंस, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट जूट मिल इन रिश्रा, प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे। देखो, इसका तो आपको पता है, फर्स्ट टेक्सटाइल जो मिल है बॉम्बे में जो स्टार्ट हुई थी वो 1854 में हुई थी, तो इसका तो आपको डेट मिल गया 1854, ठीक है। 1854 में, सॉरी ये 18 है, 1854 में ये स्टार्ट हुई थी। ओके, बाकी का भी देख लेते हैं।
1930 में सबसे पहले देवरिया में शुरू हुआ था हमारा जो है शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। ये रिसरा वाला 1855 है। और ये जो प्रोडक्शन ऑफ स्टील, स्टील का प्रोडक्शन की बात करें तो 1830 में स्टील का प्रोडक्शन पहली बार किया गया था। तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स पता होने चाहिए। जैसे 1903 में सबसे पहले शुगर इंडस्ट्री जो है देवरिया में चालू हुई थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने कवर किया था देवरिया, ठीक है, यहाँ पे चालू किया गया था। उसके बाद ये रिसरा में पहली जूट फैक्ट्री स्टार्ट की गई थी। और उसके अलावा 1830 में पहला स्टील प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया था और 1854 में बॉम्बे में, ठीक है। अब इस तरीके से जब हम देखें तो ऑप्शन हमारा होना चाहिए यानी कि थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और 1, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4, नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, इसका होना चाहिए 3 4 2 1, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उल्टा दे दिया है, यहाँ पे 3 4 2 बनाना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपको नंबर ऑफ ईयर्स पता होना चाहिए कि कब बने थे वो। आप जब इसको देख लोगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे जो है कंट्रीज में जिसका सेटअप है, ठीक है। पहला कह रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये बेसिकली इंडिया में है, ये इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है, ठीक है। बट इसका जो पूरी प्रोसेसिंग है वो इंडिया में ही है, ये आउट ऑफ इंडिया नहीं है। सैमसंग, सैमसंग तो आपको पता है कोरियन कंपनी है, ठीक है। तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी जिसको कहते हैं। गेस्ट कीन एंड विलियंस लिमिटेड, नाम अंग्रेजी लग रहा है बट ये इंडिया में ही काम करती है, ये भी इंडियन कंपनी है, ये इसके जितने भी फंक्शंस है वो इंडिया में है। एलजी आपको पता है, एलजी तो फॉरेनर कंपनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 हो जाएंगे आपका 2 और 4, करेक्ट। आगे चलते हैं। ई विज का क्या अर्थ है, यानी कि ई विज रेफर्स टू, ई विज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सिंगल विंडो फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सिंगल विंडो फॉर बिजनेस इंक्वायरीज, सिंगल विंडो फॉर अप्रोच टू गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा डी। ये एक सिंगल विंडो है जहां पे आप लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन जैसी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। और इसको हमने एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद चालू किया था, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमने इसको चालू किया था 1992 के नियर अबाउट इसको हमने स्टार्ट किया था ई विज को। और ये सरकार का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, सिंगल विंडो है जहाँ पे आपको लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे चलें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज फास्ट बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया। ओके, मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये जो आईटी है यानी सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से गतिविधि का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनती जा रही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री एंड इंडिया हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन हार्डवेयर। अगर आपने रीजन को स्पीड में पढ़ लिया ना तो पक्का गलत कर दोगे। अब आप ध्यान से दो, देखो इसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज फास्ट बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया। सही बात है, धीरे धीरे जो है ये एकदम फास्ट फॉरवर्ड इसने मूव किया और अभी देखो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब दूसरा कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री। एक एक से पढ़ो, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है कि सॉफ्टवेयर वन ऑफ मेजर, उसने ये नहीं कहा कि मेजर, वन ऑफ मेजर, जितने भी मेजर है उनमें से एक है। तो इस स्टेटमेंट में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बट इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन हार्डवेयर। अगर इंडिया हार्डवेयर में इतना अच्छा होता तो हम इंपोर्ट करते क्या चीजें, हम पार्ट्स आज भी इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब इंडिया में ये जो स्टेटमेंट है ना ये वाला, ये गलत है। अगर आपको सिर्फ यहीं तक दे रखा होता ना तो ये स्टेटमेंट सही होता, रीजन सही होता। बट यहाँ पे रीजन क्या है, गलत है, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि भारत जो है सॉफ्टवेयर में तो प्रमुख है, वन ऑफ द मेजर, बट हार्डवेयर के क्षेत्र में अभी भी हमारा आधार बहुत ही कमजोर है, इतना हम स्ट्रांग नहीं हुए हैं। स्ट्रांग हो जाते तो हम इंपोर्ट क्यों कर रहे होते चीजों को। आगे चलते हैं। नॉट करेक्ट कह रहा है, आई थिंक यहीं पे खत्म है क्या। यस, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड, स्टेटमेंट रिलेटेड
टू ऑटोमोबाइल सेक्टर इज नॉट करेक्ट। ऑटोमोबाइल सेक्टर से बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन सा ये करेक्ट नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2023 का है, तो इसका मतलब ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया होगा, इकोनॉमिक सर्वे आता है, आपको पता ही होगा, 2023 का है, तो ये 22-23 का होगा। 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे है, उसके डेटा के बेसिस पे इसने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली उस डेटा के हिसाब से सिर्फ पहला स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। यहाँ पे ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो 5.3 करोड़ का नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत था अकॉर्डिंग टू 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे था वो। बाकी 7.1% इंडिया के जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, सही बात है। वर्ल्ड का चौथा लार्जेस्ट अच्छा, ये स्टेटमेंट अभी भी सही है, ये वाला, ये 2026 में अभी भी सही है कि भारत जो है वो चौथा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है पैसेंजर कार का। इसके अलावा हम ट्रैक्टर्स के मामले में नंबर 1 है। ट्रैक्टर्स, आपको पता होगा, ट्रैक्टर्स के मामले में भारत फर्स्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे 2 व्हीलर्स हैं और जो 4 व्हीलर्स हैं उसमें इंडिया लार्जेस्ट था, बट अभी क्या है, सेकंड और थर्ड है। लाइक बसेस के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इकोनॉमिक सर्वे का रीसेंट डेटा याद रखना है। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट फॉर दिखाने के लिए लिया था कि आपको ये पुराने क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये पुराने क्वेश्चंस हैं जो जनरली मैंने अवॉइड किए हैं, क्योंकि अब आप 2022-23 का कोई रेलेवेंस नहीं है इस समय। अब आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है तो 25-26 का पढ़िए, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। बाकी इसका स्टेटमेंट सी जो है करेक्ट है, क्योंकि जो इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर अभी भी है ऑटोमोबाइल्स का, ठीक है। बाकी बसेस के मामले में हम नंबर 2 पे आते हैं और ट्रैक्टर्स के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसी के साथ हमारा ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला चैप्टर है, चैप्टर 5 घटना चक्र का, कंप्लीट हो चुका है। इसमें मेजर क्वेश्चंस यूपी पीसीएस के, यूपीएससी के और बीपीएससी के भी कुछ क्वेश्चंस लिए। 1-2 क्वेश्चन हमने एमपीएससी का भी लिया, एक क्वेश्चन शायद छत्तीसगढ़ का भी लिया जो इंपॉर्टेंट लगा। सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे घटना चक्र का। कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो 2 पार्ट में करेंगे, अगर कम हुए तो 1 पार्ट में कर लेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और इसके अलावा जैसे इंडस्ट्रीज़ वाला सेक्टर था, इसको आप खुद से जितना हो सके याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि याद करके आप जितना अच्छे से लिखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। और अगर आपको 2 ऑप्शन भी पता है एग्ज़ाम में तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।